विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। संविधान के भाग 6 में, भाग 6 यानी राज्य यानी द स्टेट्स, है ना, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक छठा पार्ट कर रहे हैं। उसमें आज हमने एग्जीक्यूटिव करना है, ठीक है, क्योंकि उसका चैप्टर 1 जो है वो क्या, राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा है। और उसके बाद चैप्टर 2 में भारतीय संविधान के भाग 6 के चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर। अच्छा, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा है। ये राज्य की परिभाषा अलग है, जबकि हमने मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा अलग पढ़ी और डीपीएसपी में हमने राज्य की परिभाषा अलग पढ़ी। क्या पढ़ी? जब हम मूल अधिकार बोल रहे थे तो कहां से कहां तक थे? 12 से लेकर 35 तक थे। 12 में राज्य को डिफाइन किया गया था। तो 12 में क्या किया गया था राज्य को डिफाइन? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। वहां पर राज्य का मतलब ये था। फिर हमने क्या किया, जब हमने डीपीएसपी किया, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किया, राज्य के नीति निश्चित तत्व किए 36 से 51 तक, तो 36 में हमने फिर बोला, हमने क्या बोला, संविधान ने बोला कि यहां पर भी राज्य का मतलब वही है जो मूल अधिकार में आर्टिकल 12 में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पार्ट 6 में आए, किसमें आए? पार्ट 6 में आए, तो उसमें जो पहला चैप्टर है वो डेफिनेशन देता है, किसमें? आर्टिकल 152 में। ये राज्य अलग है, ये राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। यहां पर राज्य का मतलब ये है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो उसमें जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर क्योंकि यूनियन टेरिटरी हो गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से। तो अब हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, अध्याय 2 कर रहे हैं, भाग 6 का, संविधान के भाग 6 का अध्याय 2 कर रहे हैं। अध्याय 2 आपका 153 से स्टार्ट हो जाता है और कहां तक चलेगा? 162 तक चलेगा, ठीक है। 160 नहीं भाई, आगे तक चलेगा, 167 तक चलेगा। फिर चैप्टर 3 बाद में आएगा, जहां पे हम लेजिस्लेचर करेंगे, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। तो आर्टिकल पहले ये याद कर लीजिए, 153 से और 167 तक हमने क्या करना है? राज्यपाल, कार्यपालिका, राज्यपाल। चलिए, राज्यपाल, द गवर्नर। भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट्स में भी, जैसे वहां पर संसद होती है, यहाँ पर क्या है? विधानमंडल है, ठीक है। अतः राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 154 में साफ साफ लिखा हुआ कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी? देखो 153 में तो लिखा हुआ प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 में क्या लिखा हुआ? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। निवारित मतलब मना नहीं कर, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर सकते। तो 2 या अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है कई बार। इतना समझ में आ गया? कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 153 कहता है। मैंने साथ में कहीं पर शायद आपको यह भी बताया था कि कोई एक आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया कि क्या 2 या अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। कहीं और भी लिखा हुआ है। चलो फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये मना नहीं, निवारित नहीं करेगा। कौन? आर्टिकल 153। 154 में कहा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, के द्वारा करेगा। अब यहाँ पे अधीनस्थ अधिकारी वैसे ही जैसे वहां पे समझाया था मैंने। अधीनस्थ अधिकारी कौन? मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल अलग अलग होते हैं। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल कैबिनेट को बोलते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों से बने हुए जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनको मिलकर क्या बोलते हैं हम? मंत्रिमंडल, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी कार्य, जब आप सरकारी पत्र लिख रहे होते हैं तो यही तो लिखते हैं, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि
जब क्लेवर में लिखते हैं आप, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है क्योंकि ये माना जाता है कि भले ही आप अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी को आप लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको राज्यपाल के द्वारा निर्देश हुआ है। जब केंद्र में लिखते हैं तब ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति की तरफ से निर्देश हुआ है। किसकी तरफ से, है ना। तो अभी पढ़ना है आपने, सरकारी पत्र भी पढ़ना है आपने, आगे चलकर अर्ध सरकारी पत्र भी पढ़ना है। वह पत्र जो किसी एक सरकारी कार्यालय से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को भेजा जाता है, जिसमें सरकार की किसी नीति, समस्या, निर्णय, विषय का उल्लेख हो, है ना। तो सब डेफिनेशन पढ़नी पड़ेंगी आपको। चलो, राज्य के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अब देखो, जैसे वहां पर राष्ट्रपति पर भी हमने क्या कहा, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, वैसे राज्यपाल भी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा, ब्रैकेट में लिख देना निम्न सदन। विधानसभा क्या होता है, निम्न सदन, इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। और मंत्री परिषद द्वारा क्या किया जाता है, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन हो गया, मुख्यमंत्री। तो एक तरह से मुख्यमंत्री के पास है पावर्स अधिकतर, और कैबिनेट के पास है। किसके पास है, पर हमने मंत्री परिषद बोलना है कि इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के बारे में जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 में है, आर्टिकल 153 से लेकर 162 में दिया गया है सिर्फ राज्यपाल के बारे में। लेकिन मैंने कहा आपको कि कार्यपालिका वाला जो अध्याय है वो 153 से स्टार्ट हो जाएगा और 167 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 167 तक चलेगा, ठीक है। बल्कि यहां पे कर दीजिए सही 167। आर्टिकल 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। क्या एक आदमी 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, क्या मूल संविधान में यह व्यवस्था थी, नहीं थी। कब जोड़ी गई, बाद में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1956 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। 7वां संविधान वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा था लोकसभा की सीटें जो बढ़ाई गई थी वो 7वें और 31वें संविधान संशोधन से बढ़ाई गई थी। किससे बढ़ाई गई थी, 7वें और 31वें से। तो 7वें में ये भी है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंट होता है राज्यपाल, भाई क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। लेकिन जब राज्यपाल नियुक्त हो जाएगा तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, कहाँ का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको क्या कराएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को ही किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। कल जब मैं बार बार बोल रहा था आपको कि क्या राज्यपाल राजनीतिक पद है, नहीं है। क्या राज्यपाल के कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं नियुक्ति में राजनीति है, हाँ है। कैसे, क्योंकि केंद्र सरकार, केंद्र में जिसकी सरकार है वो नामांकित करेगी। वो किसको नामांकित करेगी, अरे जो 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 जिनके साथ गुडविल होगी उनकी, उन्हीं को तो करेगी। या उनको करेगी जो संसद में उस पार्टी का विरोध कर रहे होंगे, उसमें से किसी को एक को बोले चलो भाई आप राज्यपाल बन जाओ, बड़े खुश हैं आपसे, ऐसा बोले, नहीं। केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। तो राज्यपाल का नाम केंद्र निर्देशित होता है। क्या होता है, केंद्र निर्देशित होता है। किंतु यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ। दरअसल एक केस हुआ, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, सुप्रीम कोर्ट का मामला था। उस मामले में कहा गया कि राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ। राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर, क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक राज्य में
जब बहुत सारे महानुभाव होते हैं और सब क्या होते हैं कि पार्टी के बड़े पुराने लोग होते हैं और बड़े कद्दावर होते हैं। अब क्या है कि माना आप दो लोग हैं, दोनों कद्दावर हैं, क्या है, और आपकी उम्र ज्यादा हो गई भाई, काफी हो गई, आपको मुख्यमंत्री का पद देने में क्या है, समस्या है, खासकर पर्वतीय राज्य में, उत्तराखंड जैसे। क्या मुख्यमंत्री अगर पद देते हैं तो आप उतना भ्रमण कर नहीं पाओगे। एक युवा को क्या करना पड़ेगा, युवा नहीं तो कम से मतलब यहां पर युवा का मतलब वो नहीं होता है क्या, युवा यहाँ पर 50 साल का भी युवा है, 60 साल का भी युवा है, पर अब आप 75 पार कर गए, 70 पार कर गए, अब आप उतना भ्रमण नहीं कर सकते। और आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं और मुझे चाहिए ये पद, ठीक है। तो अब आप दोनों में से किसको दिया जाए, ये युवा है और आप तो क्या वृद्ध हो, लेकिन कद आपका ज़्यादा बड़ा है और अपेक्षाएं इनसे है कि ये काफ़ी कुछ कर लेंगे। तो क्या किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप राज्यपाल बन जाइए, क्या कर दीजिए। और आप भी एक बार के लिए बोलेंगे ठीक है महामहिम बन जाता हूं, लेकिन आपका एक तरह से पॉलिटिकल कैरियर समाप्त। अब आप 5 साल बाद राज्यपाल तो बन सकते हो, पर फिर दोबारा आप, क्योंकि राज्यपाल बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इलेक्शन लड़ेंगे क्या, क्योंकि आप राज्यपाल, आपको दूर वनवास दे दिया जाएगा, आपको दूसरे राज्य में भेजा जाएगा, आप अपने राज्य में नहीं बनोगे राज्यपाल। समझ में आया। क्या उत्तराखंड के कुछ बड़े नेता राज्यपाल बने हैं, जी हाँ बने हैं। नारायण दत्त तिवारी जी को भेजा गया, कहाँ भेजा गया, बहुत दूर भेजा गया। और जो हमारे, हाँ जी, कोश्यारी जी को भेजा गया। कोश्यारी जी गुरु माने जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु किनके, जो इस समय जो सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री हमारे धामी जी, उनके, है ना। थोड़ा सा जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिए, और न ही उसके अधीन हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है भाई। क्या किया जा सकता है, राज्यपाल की अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। बहुत सारे लोग हैं भारत के नागरिक भी हैं, 35 साल से भी क्या है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ठीक है। राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। यह बड़ी बात है कि राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा, उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा, और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। आर्टिकल 158 में कहा गया, कहां कहा गया है, ठीक है, कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वह एमपी भी है राज्यपाल भी है, ऐसा भी नहीं होगा कि वह एमएलए भी है और राज्यपाल है, या एमएलसी है राज्यपाल है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो है एमएलए, एमपी या एमएलसी है तो उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। सरकारिया कमीशन भाई, सरकारिया आयोग 1983, सरकारिया आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी की तैयारी करने वालों को पढ़ना पड़ता है पूरा। 1983 अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जो उसे एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, या उसके हाल के पिछले वर्षों के दौरान राजनीति में भाग नहीं लिया हो। सरकारिया कमीशन ने कहा, लेकिन कहां माना गया। कौन बनते हैं राज्यपाल अधिकतर, भाई नारायण दत्त तिवारी जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, कहां के, उत्तर प्रदेश के रहे, फिर उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे। बताया जाता है कि उनके समय में बहुत ज्यादा क्या आया, केंद्र से धन खींचा उन्होंने, जितना उन्होंने खींचा बताया जाता है कि उतना, और प्रधानमंत्री की दौड़ में थे वो, कौन, नारायण दत्त तिवारी जी। लेकिन क्या हुआ कि बाद में वृद्धावस्था आई, कद फिर भी क्या था, बड़ा था, क्या किया जाए, राज्यपाल बना दिया गया उनको। तो अगर सरकारिया कमीशन की बात की जाए तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। चलो ठीक है, दूसरे राज्य में भेज दिया हमने, ये बात तो मान ली। उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो। क्या उनका गहन राजनीतिक जुड़ाव नहीं था, कांग्रेस से था, कांग्रेस में बहुत बड़ा कद था उनका।
उसने हाल के पिछले वर्षों के दौरान राजनीति में भाग नहीं लिया हो। अरे भाई मुख्यमंत्री रह चुके थे, ऐसे कोश्यारी जी मुख्यमंत्री रह चुके थे। समझ में आया? ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल भाई, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 156 किसके साथ पढ़ना है? 56 के साथ पढ़ना है। 56 में टर्म एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और आर्टिकल 156 में टर्म एंड ऑफिस ऑफ द गवर्नर। संविधान के आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत बोलते हैं किसको? द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट याद करना आपने, प्रसाद पर्यंत। समझ में आ गया? ठीक है। जो जो लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं उन सब का नाम एक लिस्ट बनानी है आपने। केंद्र के जितने भी मंत्री हैं वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। गवर्नर जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऐसे और कई लोग, कई पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो आपने देखना वो कौन कौन से पद है। ठीक है। साधारणतः वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, किंतु इस अवधि से पूर्व वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अगर किसी राज्यपाल को अपना पद त्यागना है तो किसको संबोधित करेगा? अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करेगा। किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं अब कि राज्यपाल को त्यागपत्र देना है, किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति ने पद ग्रहण नहीं किया तो वो पर डे के वेजेस पे काम करता है फिर। और ऐसा भी देखा गया इतिहास में, भारतीय इसमें राज्यपालों के उसमें, कि 1.5 साल 2-2 साल तक क्या रहे, एक्स्ट्रा राज्यपाल बने रहे हैं और डेली वेजेस पे रहे हैं। 5 साल तक तो वो अलग वेतन भत्ते पेंशन जो भी है, लेकिन फिर उसके बाद पर डे के हिसाब से क्या किया जाता है? गिना जाता है। तो 2-2 2.5 साल तक भी क्या रहे हैं? तो गुडविल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर। हाँ, आप सरकारी कर्मचारी हो, 60 जैसे ही होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते आप। क्या? एक भी दिन एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। उसी दिन विदाई हो जाएगी। आपके ऑफिस वाले गाने गाएंगे, है ना, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। क्या है? ऐसे ही है कुछ। हाँ, बीते हुए लम्हों मतलब नॉस्टैल्जिक किया जाता है ना, नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें दिलाई जाती हैं उन्हें, बताया जाता है कि आपके बराबर कोई नहीं था। चलो, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। कौन तय करेगा राज्यपाल का वेतन? आंसर संसद करेगी। सितंबर, विधि द्वारा करेगी। लॉ, विधि मतलब लॉ। सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन भैया 3,60,000 रुपए। कितना? 3,60,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया गया था। क्या किया गया था? लेकिन फिर 2018-19 में बजट प्रस्ताव में राज्यपालों का नया वेतन 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह प्रस्तावित किया गया। कितना है? 3.5। तो जल्दी से 35 साल के हो जाओ, भारत के नागरिक तो आप हो ही। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। क्या है? लेकिन सरकारी नौकरी आपकी 60 साल तक रहेगी, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 साल तक रहता है। ठीक है, 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह प्रस्तावित किया जाएगा। उसके वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। भाई कहाँ पढ़ेंगे हम? कौन कौन से व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं? कहाँ पढ़ेंगे? नहीं, 266 ठीक है कि भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि का आर्टिकल है। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि कौन कौन से व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? किस आर्टिकल में लिखा हुआ? ये 202 में लिखा होगा। जब 112 के 3 में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, तो 112 को किसके साथ पढ़ते हैं हम? 202 के साथ पढ़ते हैं। भरोसा मत करो, बेरेक्ट खोलो तो 202 के 3 में देखो जरा, बेरेक्ट में देखो कौन कौन से व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। उसमें पहला लिखा होगा कि राज्यों के राज्यपालों के वेतन भत्ते और परिलब्धियां राज्य की संचित निधि पर भारित होंगी जिस राज्य के वो गवर्नर होंगे।
लिखा हुआ है? जी सर। हाँ जी। चलो जी, राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल के वेतन में भत्ते राज्य की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। राज्य की संचित निधि को क्या बोलते हैं? वैसे मैंने कहा इसका आर्टिकल 266 है। 266 में ही क्या है? भारत की संचित निधि है। 266 में ही राज्य की संचित निधि है। 266 में एक और चीज है, 266 के 3 या 2 में जाओ, क्या लोक लेखा भी हैं? देखो 266 के 2 या, हाँ जी, लोक लेखा है। पब्लिक अकाउंट भी 266 में है। 267 में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, यानी आकस्मिक निधि, देश की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि का आर्टिकल जो है वो क्या? आर्टिकल 267 है। लेकिन मैंने कहा कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे? ये 112 के 3 में लिखा हुआ। कौन कौन से व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे? ये 202 के 3 में लिखा हुआ। समझ में आ गया? ठीक है। राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता है। वैसे भी मैंने आपको पीछे बता दिया है कि जो राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं वे, उन पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती। बातचीत हो सकती है, जिरह नहीं बोलेंगे, मतलब उस पर बातें कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्या? मतदान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कौन तय कर रही है? संसद विधि द्वारा तय कर रही है। कौन तय कर रही है? संसद ने विधि द्वारा तय कर दिया राज्यपाल का वेतन। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन और भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसा अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। आर्टिकल 158 के 3 क में लिखा हुआ है ऐसे। यार आप बोलोगे मैं तो 2 राज्यों का राज्यपाल बनूंगा, दोनों जगह से वेतन खाऊंगा, तो ऐसा थोड़े होगा। कितना मिलेगा वेतन? उस हिसाब से जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। राष्ट्रपति, फिर तो मजे आ जाएंगे आपके, फिर तो 7 लाख रुपए हो गया आपका। तो ऐसा नहीं होगा, मिलेगा लगभग उतना ही। तो कुछ जो बड़ा राज्य है, माना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, माना दोनों का एक ही राज्यपाल है, तो उत्तर प्रदेश की राज्य की संचित निधि से ज्यादा और उत्तराखंड की राज्य की संचित निधि से थोड़ा कम करके मिला जुलाकर 3,50,000 प्लस उसके जो अलाउंसेस वगैरह होंगे वो सब जोड़कर क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, नौकरी तो एक नहीं लगी, पर राज्यपाल बनेंगे 2 राज्यों के। ऐसा भी तो विचार आ सकता है। 7 लाख, 12 7 84, 84 लाख रुपए के पैकेज पे क्या करूंगा? हाँ जी, हाँ जी, है ना? वैसे 42 लाख के पैकेज पे हैं आप। किस पे? चलो, राज्यपाल निशुल्क शासकीय आवास उपलब्ध होता है भाई राज्यपाल को। कभी जाना आप महामहिम के, है ना, उत्तराखंड में ही देख लेना। ये तो छोटा स्टेट है, यहाँ इतना नहीं है, लेकिन बड़े स्टेट्स में देखना राज्यपाल के लिए जो आवास होता है उसको देखकर ही आप समझ जाएंगे। कम से कम अगर उस जगह का अगर खाली हम किराया निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 20-25 लाख रुपए तो महीने का किराया होगा उसका, 20 लाख कम से कम। गार्डन होता है, सब चीज़ें होती हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ऑर्डरली होते हैं, सुरक्षा होती है। साथ में महामहिम के साथ कैप्टन रैंक का एक व्यक्ति होता है, 1 या 2 लोग होते हैं शायद। ठीक है? और क्या चाहिए? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर। संविधान के आर्टिकल 159 के अनुसार अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। राज्यपाल की शपथ जो दे रखी है वो कहाँ दे रखी है? 159 में दे रखी। 3 आर्टिकल को एक साथ याद करना। किस किस को याद करोगे? राष्ट्रपति की शपथ कहाँ है? 60 में। उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ है? 69 में। और राज्यपाल की शपथ कहाँ है? 159 में। 60, 69 को क्या बोलते हैं? कोई बोलता 69, कोई बोलता 69, जो भी आपने बोलना हो। 69, 69, 69, है ना? और एक हो गया आपका क्या? 159, इसको बोलते हैं 100, ये देखो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, 159। हिंदी में भी सीखो भाई। 159। पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किस राज्य के? जैसे हमारे जो महामहिम हैं उनका नाम है महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह जी जो हमारे राज्य के क्या हैं, गवर्नर हैं। जब हमारे राज्य में वो गवर्नर बने होंगे तो हमारे राज्य का उच्च न्यायालय, जो माननीय उच्च न्यायालय है नैनीताल में, उनके जो चीफ जस्टिस हैं, कहाँ के, नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनको शपथ दिलाई होगी। इतना समझ में, ऐसे करके याद करो, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ना होते तो जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। बहुत बर्डन है न्यायालय पर। क्या है मतलब, संख्या कम है किनकी, जो स्टाफ है, जजेस की संख्या कम है, और क्या केसेस की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है ना। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी 2 अक्टूबर 1994, ठीक। रामपुर तिराहा कांड, रामपुर तिराहा कांड, 30 साल लग गए क्या मिलने में, न्याय मिलने में। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। उसके पीछे कारण इच्छा शक्ति की कमी, जो पॉलिटिकल जो आपके लोग थे उनकी इच्छा शक्ति की कमी, और दूसरा एक्स्ट्रा बर्डन किस पर, ठीक है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत देर बाद क्या मिला, न्याय मिला, और अभी भी पूरा न्याय नहीं मिला। कई सरकारें आई और गई, न्याय अब जाकर 2 लोगों को क्या किया गया, क्या किया गया, सजा सुनाई जानी है। चलो, लेकिन बहुत बुरा हुआ था। उत्तराखंड राज्य निर्माण ही एक ऐसा क्या है, उदाहरण है जिसमें क्या हुआ, शहादतें हुई और माताओं और बहनों की अस्मिता पर इस राज्य का निर्माण हुआ। तो ये बड़ा क्या है, काला अध्याय है देश के उसमें, ठीक है। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा कांड। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्यवाही, पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। ये मेंस का क्वेश्चन है, यहां पे लिख दीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, उसको राष्ट्रपति की भांति राज्य के अंतर्गत प्रयोगार्थ विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। दुर्गादास बसु, डीडी बसु जैसे, अभी तो नए राइटर्स आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वो दुर्गादास बसु जी से पढ़ा है। जो हमारे जो राइटर थे वो कौन थे, डीडी बसु जी थे। उस जमाने में एज इट इज यूपीएससी में क्वेश्चन बनता था उनकी लाइन टू लाइन। यूपीएससी कहां से बनाती थी, डीडी बसु जी से क्वेश्चन बनाती थी, ठीक है। अभी आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत बाद में आए, ठीक है। चलो, तो थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां, और ये परीक्षावाणी हिंदी में बेस्ट बुक मानी जाती है, परीक्षावाणी, ठीक है। थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीति, सैनिक और आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा क्या शक्तियां हैं, एक तो तीनों सेनाओं का प्रधान है सॉरी, तीनों सेनाओं का क्या है, प्रधान है। दूसरा, कूटनीतिक शक्ति थोड़ा राष्ट्रपति की अलग है, और आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, ये उसके पास एक्स्ट्रा शक्तियां हैं। बाकी राज्यपाल के पास भी क्या है। और क्षमादान में भी अगर मैं बोलूंगा कि 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो 72 में है, किसके साथ पढ़ते हैं उसको, 161 के साथ पढ़ते हैं। वहां पर क्षमादान में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति मार्शल कोर्ट पर भी क्षमा कर सकता है और मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। राज्यपाल नहीं कर सकता मृत्युदंड को क्षमा, और ना ही मार्शल कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्तियां और कर्तव्य, तो इसको अलग अलग बांटेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर। फिर लिखेंगे विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर। फिर बोलेंगे हम अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर हम बोलेंगे वित्तीय शक्ति। फिर क्या बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति। फिर वैवेकीय शक्तियां। फिर क्या पढ़ेंगे, वैवेकीय शक्तियां। अब देखो आप लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके समय तक क्या हो गया कि जो वर्ड लिमिट है वो बहुत कम हो गई है। पहले 8 क्वेश्चन आते थे, 5 करने होते थे। पहला और 5वां करना जरूरी होता था, वो खंड में आता था, लिमिट नहीं होती थी। सीधे क्वेश्चन आता, राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य, सारे लिखने पड़ते थे, कॉपी भरते रहते थे, लिखते रहते थे, हाथ क्या टेढ़े हो जाते थे, उंगलियां जो है, ठीक। अब आप भाग्यशाली इसलिए हो, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा हैं, लेकिन आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पीसीएस में, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 125 शब्दों में आता है, पहले 20 शब्दों में आता है, 50 शब्दों में आता है, 125 शब्दों में आता है, 250 शब्दों में आता है। तो 250 शब्दों में सारी शक्तियां नहीं पूछेगा कभी भी,
राज्यपाल की या तो कार्यपालिका शक्ति पूछेगा, राज्यपाल की विधायी शक्ति पूछेगा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वित्तीय शक्ति या न्यायिक शक्तियों में, ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन। पहले तो सारा एक साथ लिखना पड़ता था, यानी पुराने जो निकले हुए हैं पीसीएस में वो ज़्यादा क्या थे, एफर्ट लगाते थे, आपको कम लगाने हैं, क्या करने हैं। ऐसे आईएएस में ही वर्ड लिमिट है, क्या है, कम लिखना होता है, 150 शब्दों में है, ठीक। तो उस तरह से तैयार कीजिए कि किसी भी चीज को आप 150 शब्दों में, 125 शब्दों में, 250 शब्दों में लिखना सीखिए और बिना देखे। आर्टिकल 154(1) के अनुसार कार्यपालिका शक्ति, भाई एग्जीक्यूटिव पावर, 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। 154 में कहा गया है अधीनस्थ अधिकारी कौन। इस प्रकार राज्य की समस्त प्रशासकीय कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका और प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां आती हैं। तो मैंने कहा जब वो बोल रहा है ना अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो मंत्री परिषद के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा, मंत्री परिषद के द्वारा करेगा, ठीक है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका और प्रशासकीय शक्तियां क्या हैं। आर्टिकल 164(1) में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 164(1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसके साथ पढ़ना है हमने 164 को, 75 के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद और गोपनीयता दो प्रकार की शपथ होती है। कहाँ पढ़ेंगे हम ये शपथ, इनकी शपथ कहाँ पढ़ेंगे, मंत्रियों की, इनकी शपथ पढ़ेंगे हम अनुसूची में। और कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, ओथ एंड अफर्मेशन। चौथी अनुसूची में पढ़ेंगे हम एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है। और छठी अनुसूची पढ़ेंगे हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। असम, मेघालय, हो सकता है लद्दाख मांग कर रहा है कि हमें भी रखो भैया, किसमें, छठी में। किसमें, छठी में, क्योंकि ठगे गए हम तो कि सारा का सारा तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि वो छोटा पार्ट है, हम तो बहुत बड़ा पार्ट है, हमें तो मिल ही नहीं रहा कुछ भी। सारा निवेश कहाँ, JNK में, सारी चीज़ें JNK में, सारी यूनिवर्सिटी JNK में, सारे मेडिकल कॉलेज JNK में, लद्दाख में क्या। अब लद्दाख में समस्या ये है कि लद्दाख में जो वो है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है, बहुत दूर दूर रहते हैं लोग, ठीक है। और बड़ा कठिन भूगोल है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जब मैं पढ़ा रहा था, आपको बताया होगा मैंने, बंजर है। कैसा है, सबसे कम वर्षा होती है लेह में। क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है लेह में। क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने पूछा, लोग राजस्थान जा रहे थे, राजस्थान नहीं लेह, पड़ेगी तो बर्फ पड़ेगी, बारिश नहीं होगी वहाँ। समझ में आया। 154(1) बता दिया मैंने, 164(1) बता दिया। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब आपने फिर लिस्ट बनानी है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कौन पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति की लिस्ट अलग, राज्यपाल की लिस्ट अलग। तो उसमें सबसे पहले कौन आ गए, राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। याद हो गया, ठीक है। आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। 167 को किसके साथ पढ़ना है हमने, 78 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है, तो 167 में साफ साफ लिखा हुआ, जो हेडिंग अगर आपको याद हो ना, तो हेडिंग से ही काम चल जाता है कई बार। क्या लिखा हुआ है हेडिंग में 167 की, कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। अगर आपको हेडिंग याद है तो अपने आप आपका आंसर निकल जाएगा। तो 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को विचार के लिए मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्चाधिकारियों यथा राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, भाई राज्य के आर्टिकल बताओ एडवोकेट जनरल का 160 किसके साथ पढ़ना है, 76 के साथ पढ़ना है। जैसे अटॉर्नी जनरल पढ़ते हैं वहां पर 76 में क्या पढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, वैसे यहां पढ़ते हैं हम कौन, महाधिवक्ता।
कौन है उत्तराखंड के महाधिवक्ता? सूर्य नारायण बाबुलकर जी हैं। कौन है? और महान्यायवादी कौन है? आर्टिकल 76 के अनुसार हमारे महान्यायवादी कौन है? चेतक बनो, चेतक। राणा की पुतली हिली नहीं कि चेतक बना निराला था। मेरे पूछने से पहले अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो मोबाइल पे खोज के रखो। कौन? आर वेंकट रमणी जी हैं। कंफर्म करके, दो तरह के आंसर होते हैं, आर वेंकट रमणी साइन ऑफ इंटरोगेशन, एक होता है आर वेंकट रमणी, यानी कॉन्फिडेंस के साथ आपने आंसर दी है। ठीक है, चलिए। तो भाई राज्य के महाधिवक्ता ने एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है भाई कौन? राज्यपाल। कौन? कौन है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? उत्तराखंड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ, गोदियाल जी हैं, है ना। आग्रह कीजिए इनसे जल्दी कि क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पारदर्शिता और जल्दी पेपर क्या कराए जाएं। खैर उनके हाथ में भी नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की। फिर अगला राज्य निर्वाचन आयोग। हाँ जी, राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल बताइए सबसे पहले। तो अगर आपको देश का निर्वाचन आयोग पर जाना है, वहां से क्वेश्चन बनना है। इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन बनेगा। भाग 15 में जाना पड़ेगा, 324 में जाना पड़ेगा, 324 में जाना पड़ेगा देश का निर्वाचन आयोग। लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग 243K और 243ZA। कजा याद करवाया था। राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होंगे उनकी और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चा गड़बड़ कर देते हैं, बोलता है कि विधानसभा का इलेक्शन कौन कराता है। पहला ऑप्शन जानबूझ के वो राज्य निर्वाचन आयोग देते हैं। क्या देते हैं? विधानसभा का इलेक्शन कौन करवाता है, पहला ऑप्शन देंगे राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा ऑप्शन देंगे देश का निर्वाचन आयोग। तो क्या आंसर दोगे आप? देश का निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है विधानसभाओं का इलेक्शन। राज्य का निर्वाचन आयोग सिर्फ आपका पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम और जो आप बोलते हो, है ना, यानी पंचायतों का इलेक्शन और म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन जो कराएगा वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। समझ में आ गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग 243K और 243ZA यहां पर याद करना आपने। क्लियर हो गया? लिखते रहिए साथ में। अन्य आयोगों के सदस्य व विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, वाइस चांसलर जितने भी होंगे आपके राज्य के विश्वविद्यालय जो होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्योंकि सारे राज्य की जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका जो चांसलर होता है वो स्वयं राज्यपाल होता है, और नीचे जो होंगे वो वाइस चांसलर होंगे। क्या होंगे? मतलब एक तरह से राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का क्या है? क्या है भाई? कुलपति है, कुलपति। और जो प्रमोट होके आएंगे, जो उसी विभाग में होंगे, या कभी कभी तो क्या होता है कि जो SDM होते हैं उनको बना दिया जाता है, वो होंगे उपकुलपति। क्या होंगे? वाइस चांसलर होंगे। इतना समझ में आ गया? लेकिन आपका जैसे हेमवती नंदन भोगना पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय था, अब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। क्या हो गया? तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा उसका जो कुलपति होगा, चांसलर होगा, वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। बाकी वाइस चांसलर यहां पर क्या कर रहे होंगे? एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहे होंगे वो कौन होंगे? वाइस चांसलर। ठीक है, ठीक है जी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब देखो क्या होगा, फिर दोबारा क्वेश्चन बनाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन राज्यपाल देगा। क्या करेगा? ताकि आप फंसो, आप दिमाग लगाओगे कि उच्च न्यायालय जी राज्य में होते हैं, तो राज्य में जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? अपना दिमाग लगाओगे ना, अगर पढ़ोगे नहीं तो। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अन्य न्यायाधीश हो,
या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लेकिन जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। क्या करता है? परामर्श देता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। क्या करता है? मैंने आपको बताया था, राज्य में राष्ट्रपति शासन दो प्रकार से लग सकता है। या तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या केंद्र द्वारा राज्यों को कुछ निर्देश दिए जाएं और राज्य उनका पालन करने में क्या रहे? असमर्थ रहे, तो भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन दोनों बार राष्ट्रपति को अवगत कराने में अलग अलग लोगों की भूमिका होती है। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राज्यपाल बोलेगा किससे? राष्ट्रपति से, महामहिम यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, घोषणा कर दीजिए। ठीक है। और अगर केंद्र ने निर्देश दिए और उन निर्देशों का पालन करने में राज्य असमर्थ रहा तो फिर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को बताएगा कि महामहिम, केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए थे, राज्य उनका पालन करने में क्या रहा? वह राज्य उसका पालन करने में समर्थ रहा, अतः वहां पर क्या कर दीजिए? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। क्लियर हो गया? बाकी संवैधानिक तंत्र विफल बता दिया था मैंने। 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, माना 35-35 आ गए, या ऐसे आ गए 34-34 2, या मैंने एक और उदाहरण दिया था कि यूकेडी को माना 10 आ गए और बचे कितना हो गया? 60, 30-30 आ गए बीजेपी और कौन? कांग्रेस माना। और यूकेडी ने कह दिया ना तो इसको ना तो उसको, किसी को नहीं देंगे हम क्या समर्थन, या दिया और 2 साल बाद वापस ले लिया और कहा दूसरे को तो देंगे ही नहीं हम, तो संवैधानिक तंत्र विफल। क्योंकि सरकार चलाने के लिए 36 लोग चाहिए उत्तराखंड में। कितने? 36 विधायक चाहिए एक तरफ। समझ में आ गया? 35 आधा होता है, 50% + 1 पर सरकार बनती है। क्लियर हो गया? ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। समवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता है। मैंने कहा था 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां पढ़ते हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संसद भी बना सकती है, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। बट अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून से टकरा जाता है तो फिर चलेगी किसकी? संसद द्वारा बनाए गए कानून। समझ में आया? वही मान्य होगा। राज्य द्वारा बनाया गया कानून तब तक मतलब तब मान्य नहीं होगा, क्योंकि केंद्र ने भी क्या कर दिया? कानून बना दिया, राज्य सूची के समवर्ती सूची पर कानून बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे शिक्षा है ना, तो समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती। शिक्षा पर अगर केंद्र ने भी क्या कर दिया? कानून बना दिया, राज्य ने भी बना दिया, तो केंद्र द्वारा हावी होगा। नई शिक्षा नीति जो है किसने बनाई? केंद्र ने बनाई। आप अपनी नीतियां नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत चला सकते हैं, बट वो वाला ज्यादा हावी होगा। अगला, यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय, ये तो खत्म कर दिया भाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो इस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता था बोलेंगे, आर्टिकल 333 में कहा गया था। 331 से 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, और 333 के द्वारा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता था। इस प्रथा को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। कारण, आंग्ल भारतीय समुदायों की जनसंख्या है ही नहीं, बहुत कम है, 1000 भी नहीं होंगे, और लोकसभा में भी बैठ रहे थे 2, और 28 राज्यों की विधानसभाओं में भी बैठ रहे थे, तो 30 लोग बैठ रहे हैं यार 1000 में से, तो कोई बात नहीं है, खत्म कर दिया। 331, 333, 104वां संविधान संशोधन, कौन सा? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 25 जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। क्लियर हो गया? अगला, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उनकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा,
और सहकारी आंदोलन में लब्ध प्रतिष्ठित हो या ख्याति लब्ध हो, ठीक है, या विशेष ज्ञान रखते हो या अनुभव रखते हो। ये कहां पर लिखा हुआ भाई? आर्टिकल 171 के 3 में लिखा हुआ। 171 के देखो, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति राज्यसभा में, वो लिखा हुआ 80 में। कहाँ लिखा हुआ? और 171 के 3 में लिखा हुआ कि राज्यपाल, राज्य की विधान परिषद अगर है उस राज्य में, तो उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और एक एक्स्ट्रा सहकारिता, सहकारी आंदोलन में विशेष ज्ञान रखने वाले, अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत कर सकेगा। ठीक है, तो सहकारी आंदोलन खास ध्यान रखना आपने। अगला, अब है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। टाइम बताइए। ठीक है, इसको मैं फिर एक्स्ट्रा अलग लेक्चर में बताता हूं।